हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जिसके अंदर हम ये चैप्टर पूरा एक बार में कवर करेंगे। तो अपनी जो सीट बेल्ट्स हैं उन्हें बांध लो, हमारी क्लास का जो प्लेन है वो बस उड़ने ही वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से रेस्पॉन्ड करने और अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। और सबसे पहली टर्म है स्टिमुलाई, जिसका सिंगुलर होता है स्टिमुलस। ये किसी भी ऐसे एक्सटर्नल या इंटरनल इवेंट या चेंज को कहा जाता है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी को रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। ये किसी भी टाइप का सिग्नल हो सकता है जो बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है, जैसे लाइट, साउंड, टेम्परेचर या टच। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म है डोरमेंसी। डोरमेंसी एक नेचुरल स्टेट है जिसमें सीड्स, प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को थोड़ा टेम्पररी सस्पेंड कर देते हैं। डोरमेंसी का पर्पस सर्वाइवल होता है, ताकि ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशंस में अपनी लाइफ प्रोसेस को स्लो कर सके, ताकि जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले वो फिर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएं। और इस तरह से एक्टिवेट हो जाने को ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी कहते हैं। अब देखो, ये जो आपका चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में है। तो यहां पर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दो अलग अलग सेक्शंस में इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब देखिए, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, पर फिर भी ये एनवायरनमेंट के चेंजेस का रेस्पॉन्स देते हैं। प्लांट्स अपने रेस्पॉन्स केमिकल सिग्नल्स और ट्रोपिज्म के जरिए कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बात करते हैं उन हार्मोन्स की जो प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सेज में अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स के पास 5 मेन हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एक एक करके अब स्टडी करेंगे। और इस सीरीज में सबसे पहला है ऑक्सिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब ये करता क्या है? सेल एलोगेशन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब सेल्स को लंबा करते हैं। रूट्स का इनिशिएशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन जो टर्म है, इसका मतलब होता है कि अपना काम फिक्स हो जाना। यानी देखो, सेल्स जो हैं लगातार डिवाइड होते रहते हैं और डिवाइड होकर टिश्यूज फॉर्म करते हैं, यानी कि जो बंडल फॉर्म करते हैं। और जो टिश्यूज होते हैं उनका एक पर्टिकुलर वर्क फिक्स हो जाता है। इसी चीज को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, यानी जो लाइट की तरफ और ग्रेविटी की तरफ जो रेस्पॉन्स होता है, उनका मेन हीरो यही हार्मोन होता है। अब ये बनते कहां हैं? तो शूट्स की टिप्स और यंग लीव्स में ये हार्मोन्स बनते हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडोल 3 एसिडिक एसिड, जो प्लांट्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है। अच्छा, आपको एक कमाल की बात बताता हूं। ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन इनका जो ओवरडोज है वो वीड्स के लिए टॉक्सिक होता है। इसीलिए सिंथेटिक ऑक्सिन्स हर्बिसाइड्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हार्मोन है जिबरेलिन्स। अब ये करते क्या हैं? स्टेम एलोगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। सीड्स का डोरमेंसी तोड़कर, डोरमेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उनको तोड़कर उन्हें स्प्राउट करने के लिए रेडी करते हैं। अब ये बनते कहां हैं? सीड्स, यंग लीव्स और रूट्स में ये पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जिबरेलिक एसिड, जो फार्मर्स का फेवरेट होता है क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ को बूस्ट करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन्स। अब ये करते क्या हैं? ये सेल डिवीजन और ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। लीफ सेंसेसेंस, यानी कि उनकी जो एजिंग है उस प्रोसेस को डिले करते हैं। क्लोरोफिल को ब्रेक होने से रोकते हैं और इसी वजह से जो लीव्स है वो ज्यादा टाइम तक ग्रीन रह सकती हैं। ऑक्सिन्स के साथ मिलकर ये हार्मोन शूट्स और रूट्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब ये बनते कहां हैं? रूट्स के अंदर, और वहां से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिटिन, एक पॉपुलर साइटोकाइनिन हार्मोन। और आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं कि साइटोकाइनिन्स जो हैं वो टिश्यू कल्चर में प्लांटलेट्स बनाने के लिए काम आते हैं। अब टिश्यू कल्चर क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है।
यानी ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन। अब ये करता क्या है, ये स्ट्रेस जैसे पानी की कमी उस टाइम पर स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि वाटर लॉस जो है वो कम हो। सीड्स को डोरमेंसी में डालता है और प्लांट्स को विंटर के लिए प्रिपेयर करता है। देखो डोरमेंसी के अंदर जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सीड जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जब भी फेवरेबल कंडीशन हो ये ग्रो हो जाएं। और ये मिलते कहां पर है, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और ग्रीन फ्रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और अब बारी आती है लास्ट हार्मोन की, जो कि है एथिलीन, जो कि एक राइपनिंग स्पेशलिस्ट है। अब ये करता क्या है, फ्रूट्स को राइपन करने में हेल्प करता है। लीफ एब्सिसिजन यानी जो पत्तों का जो गिरना होता है, और कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। यानी पत्ते इसी हार्मोन की वजह से प्लांट से डिटैच होकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस और इंजरी का रेस्पॉन्स देता है ये हार्मोन। ठीक है, अब ये बनता कहां पे है, ये पूरे प्लांट में बनता है, पर राइपनिंग फ्रूट्स और टिश्यू एजिंग में ये ज्यादा काम करता है। और ये हार्मोन बनता कहां पर है, ये पूरे प्लांट के अंदर बनता है। और ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि जो ओवर राइपनिंग होती है, देखो अगर आप मार्केट से फल या सब्जियां कच्ची लेकर आओ और वो घर पे आके आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो अपने आप पक जाते हैं और उसके बाद वो सड़ जाते हैं। या जैसे अगर कोई फ्रूट प्लांट पर लगा रहे तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप पककर नीचे गिर जाता है। ये इसी हार्मोन की वजह से होता है। और इसकी एक कमाल की बात यह है कि एथिलीन गैस जो है वो कमर्शियली फ्रूट्स को राइपन करने के काम आती है। आर्टिफिशियली यानी प्लांट से अलग होने के बाद भी जो फ्रूट्स हैं उनको राइप कर सकते हैं इस गैस की वजह से। तो ये थे प्लांट्स के 5 हार्मोन्स। जल्दी से यहां पर इनका एक शॉर्ट रिकैप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोन्स के बाद बारी आती है प्लांट मूवमेंट्स की। प्लांट मूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये 2 तरीके के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं दोनों ही अलग अलग तरीके के होते हैं और इनका अपना ही एक रोल है। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स के डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस की वजह से होती हैं। यानी जो आउटर कंडीशन है या जो इंटरनल कंडीशन है उसकी वजह से ये मूवमेंट होती है, लेकिन ग्रोथ मूवमेंट होती है। ये याद रखने वाली चीज है। इसका मतलब प्लांट्स अपनी ग्रोथ को स्टिमुलस की तरफ या उससे दूर एडजस्ट करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो और परमानेंट होते हैं, ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये ग्रोथ बेस्ड होते हैं। अब बारी आती है इनके डिफरेंट टाइप्स की। अब सबसे पहले इसके अंदर है फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ प्लांट्स का जो रेस्पॉन्स होता है उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। यहां पर जो स्टिमुलस है वो है लाइट। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होता है जो प्लांट्स में लाइट के स्टिमुलस की वजह से होता है। जब प्लांट का एक पार्ट लाइट की तरफ ग्रो करता है तो इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, और जब प्लांट का पार्ट लाइट से दूर ग्रो करता है तो इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। आप इसे समझ सकते हो स्टेम और रूट्स के एग्जांपल से। स्टेम्स लाइट की तरफ ग्रो करती हैं और जो रूट्स होती हैं वो लाइट से दूर भागती हैं। तो हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट। अब आगे बात करते हैं। ये प्रोसेस प्लांट के सर्वाइवल और एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और फोटोट्रॉपिज्म प्लांट्स को ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब फोटोट्रॉपिज्म होता कब है, जब एक प्लांट के ऊपर एक तरफ से लाइट आती है, जैसे कि विंडो के पास रखा हुआ पॉटेड प्लांट। शूट उस लाइट की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं ताकि मैक्सिमम सनलाइट जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके। फॉरेस्ट में जो प्लांट शैडोज में होते हैं उनके शूट्स लाइट की तरफ बेंड करते हैं। अच्छा, फोटोट्रॉपिज्म होता कैसे है, सबसे बड़ा सवाल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फोटोट्रॉपिज्म का पूरा प्रोसेस प्लांट के हार्मोन ऑक्सिन की हेल्प से होता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लाइट का डिटेक्शन होता है। प्लांट के सेल्स लाइट का डायरेक्शन डिटेक्ट करते हैं। अनइवन लाइट सोर्स होने पर प्लांट के शेडेड साइड, जिस जगह लाइट नहीं पड़ रही है, उस साइड पर ज्यादा ऑक्सिन जो है यानी जो हार्मोन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि उस साइड पर ज्यादा बनता है। अब इसमें ऑक्सिन का रोल क्या है? ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो सेल्स की एलोंगेशन में हेल्प करते हैं। लाइट के अपोजिट साइड पर ऑक्सिन ज्यादा होते हैं जो सेल्स को लंबा करने में हेल्प करते हैं। अब उसके बाद बारी आती है अनइक्वल ग्रोथ की। शेडेड साइड के सेल्स ज्यादा एलोंगेट होते हैं
और लाइट फेसिंग साइड के सेल्स नॉर्मल रहते हैं। यानी एक तरीके से जो शेडेड पार्ट है उस तरफ के सेल्स धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, वो बेंड होना शुरू हो जाएंगे। किस साइड बेंड होना शुरू हो जाएंगे? लाइट की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से शूट लाइट की तरफ बेंड करती है। अब बारी आती है जियोट्रॉपिज्म की, यानी कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट। जियोट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है जो प्लांट्स में ग्रेविटी के स्टिमुलस की वजह से होता है। जब प्लांट का पार्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर उसके अपोजिट जाएगा तो उसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब जियोट्रॉपिज्म होता कब है? प्लांट सीड जर्मिनेट कर रहा हो उस कंडीशन में ये होता है। इस टाइम पे रूट्स नीचे सॉइल की तरफ ग्रो करती हैं और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ये मैकेनिज्म सीडलिंग्स को स्टेबिलिटी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। रूट्स का सॉइल की तरफ ग्रो करना प्लांट को एंकर करता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके। अब जियोट्रॉपिज्म होता कैसे है? जियोट्रॉपिज्म का पूरा मैकेनिज्म प्लांट हार्मोन्स, मेनली जो ऑक्सिन्स होते हैं वो, और अमाइलोप्लास्ट्स की हेल्प से होता है। अच्छा, सबसे पहले ग्रेविटी डिटेक्शन होता है। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं, जो प्लांट के रूट कैप के सेल्स में होते हैं, वहां वो ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं। अमाइलोप्लास्ट एक तरह के स्टार्च ग्रैनुअल्स होते हैं जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। ये सेल्स को सिग्नल देते हैं कि ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है। अब उसके बाद ऑक्सिन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जब ग्रेविटी डिटेक्ट होती है तो ऑक्सिन्स प्लांट्स के लोअर साइड में ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ऑक्सिन्स का ज्यादा कंसंट्रेशन रूट सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इस वजह से लोअर साइड्स के सेल्स स्लो ग्रोथ करते हैं और अपर साइड के सेल्स फास्ट ग्रो करते हैं, जिससे रूट्स नीचे की तरफ बढ़ती हैं। और शूट्स जो हैं, अगर हम बात करें शूट्स की, तो शूट्स में ऑक्सिन्स का ज्यादा कंसंट्रेशन होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो लोअर साइड के सेल्स ज्यादा एलोंगेट कर जाते हैं और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती है। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे ग्रो कर रही होती हैं और स्टेम जो है वो अपवर्ड ग्रोथ करती हैं। अब इसके बाद बारी आती है केमोट्रॉपिज्म की। देखिए, केमोट्रॉपिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर रिप्रोडक्शन के लिए, जो हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा जो पोर्शन है वो यहां पर दिया हुआ है और ये आपको बताएगा कि किस तरीके से जो केमिकल्स हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, केमोट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स है जो प्लांट्स में केमिकल स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में होता है। इसका मतलब है कि प्लांट के पार्ट्स किसी केमिकल के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके उस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। और ये भी सेम, जब केमिकल की तरफ रेस्पॉन्स हो तो पॉजिटिव और केमिकल के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स हो तो नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म। चलिए इसे एक एग्जांपल पोलन ट्रांसफर से समझते हैं। होता यह है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। किस प्रोसेस में? पॉलिनेशन के प्रोसेस में। और जब ये पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर गिरते हैं तो ये केमिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। अब केमिकली एक्टिवेट होने के बाद यहां पर जो स्टिग्मा का जो ऊपर का जो पोर्शन है वहां पर एक शुगरी सब्सटेंस डेवलप होता है जो इन पोलन ग्रेन्स को अपने आप से जोड़ लेता है, यानी अब ये वहां से कहीं जा नहीं सकते। और दूसरा काम होता है पोलन ट्यूब्स का ग्रो होना। ये ट्यूब केमोट्रॉपिकली मूव करती हैं, यानी वो केमिकल सिग्नल्स को फॉलो करते हुए स्टिग्मा से स्टाइल और फिर ओवरी तक पहुंचती हैं। और जब पोलन ट्यूब्स ओवल तक पहुंचती हैं तो उसके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट को, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें आगे चलकर सीड जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो ये है एक पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म भी होता है अगर बाई चांस रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर कोई केमिकल डिटेक्ट करे, कोई हार्मफुल केमिकल, तो वो उससे दूर ग्रो जो है वो करना शुरू हो जाती हैं, और ये नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। अब इसमें नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होता है जो प्लांट्स में वाटर स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होता है। जब प्लांट के पार्ट्स स्पेशली रूट्स वाटर के डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो इसे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर प्लांट के पार्ट्स वाटर से दूर ग्रो करें तो इसे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। अच्छा, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता कब है?
जब सॉइल में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो तो रूट्स वाटर रिच एरियाज की तरफ ग्रो कर जाती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ज़ेरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होती हैं या वहां तक पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ पानी जो है वो कम होता है, इसीलिए जो रूट्स हैं बहुत नीचे तक मूव करती हैं। क्या करने के लिए? पानी को ढूंढने के लिए। अब हाइड्रोट्रोपिज्म जो है वो होता कैसे है? हाइड्रोट्रोपिज्म का पूरा प्रोसेस वाटर ग्रेडियंट और प्लांट हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन इनके इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले प्लांट के रूट्स के जो रूट कैप होते हैं उसमें एक स्पेशल सेंसरी सेल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। जहां वाटर ज्यादा होता है रूट्स उस डायरेक्शन में सिग्नल भेजते हैं। वाटर रिच एरिया डिटेक्ट होने के बाद ऑक्सिन्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑक्सिन्स रूट्स के वाटर फेसिंग सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जिससे रूट्स उस डायरेक्शन में बेंड कर जाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इस डायग्राम को जरा देखो, आपको हाइड्रोट्रोपिज्म अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बारी आती है थिग्मोट्रोपिज्म की। ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ रेस्पॉन्स है जो मैकेनिकल स्टिमुलस यानी कि टच जो है उसकी वजह से होता है। जब प्लांट के पार्ट्स किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे सपोर्ट, स्टिक या जो भी वायर होती है उसको टच करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ उसके अपोजिट ग्रो करते हैं। ये मूवमेंट उन प्लांट्स में कॉमन होता है जो क्लाइंबर्स या क्रीपर्स होते हैं और अपने ग्रोथ के लिए उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। अब थिग्मोट्रोपिज्म जो है वो कब होता है? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जैसे ग्रेप वाइन्स, पी प्लांट्स अपने टेंड्रिल्स को सपोर्ट के लिए किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर रैप कर देती है। अच्छा, थिग्मोट्रोपिज्म उन सिचुएशंस में भी हेल्प करता है जहां प्लांट्स को अपने ग्रोथ पाथ को एडजस्ट करना होता है, जैसे क्राउडेड एरियाज में। अब थिग्मोट्रोपिज्म होता कैसे है? यहां पर भी इस प्रोसेस के अंदर मैकेनिकल स्टिमुलेशन और हार्मोनल चेंजेस का इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले टच जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे कि टेंड्रिल्स में मैकेनो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो टच या प्रेशर का सेंसेशन डिटेक्ट करते हैं, और जैसे ही ये डिटेक्शन होता है ऑक्सिन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन अगेन स्टार्ट हो जाता है। टच साइड जो होती है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि ऑक्सिन्स का कंसंट्रेशन वहां पर कम होता है, और जो ऑपोजिट साइड है ग्रोथ वहां पर फास्ट होती है क्योंकि उस साइड में ऑक्सिन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इस अनइवन ग्रोथ के कारण टच पार्ट जो है वो बेंड कर जाता है और जो टेंड्रिल्स होती हैं वो किसी सपोर्ट को टाइटली रैप कर लेती हैं, और ये जो कॉइलिंग है ये ऑक्सिन्स और टच दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होती है। यहां तक सारे के सारे जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स थे वो फिनिश हो जाते हैं। फटाफट से एक बार जल्दी से इनको इस टेबल के अकॉर्डिंग रिकैप कर लो। आई होप आपको यहां तक ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है नेस्टिक मूवमेंट्स की। ये प्लांट्स के नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होते हैं। इन मूवमेंट्स का डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि प्लांट के इंटरनल मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। याद रखने वाली चीज। क्लियर? अगर इसके मेन फीचर्स की बात की जाए तो देखिए जरा, सबसे पहला है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसा कि आपको अभी बताया गया है ये स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। रिवर्सिबल मूवमेंट्स, बहुत सारे नेस्टिक मूवमेंट्स रिवर्सिबल होते हैं जैसे लीव्स का फोल्ड होना और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। अब बारी आती है नेस्टिक मूवमेंट्स के टाइप्स की, और जिसमें सबसे पहला है थिग्मोनेस्टी। ये प्लांट का मूवमेंट टच या मैकेनिकल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होना। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है मिमोसा प्यूडिका यानी टच मी नॉट प्लांट। ये वो प्लांट है जिसकी लीव्स को अगर आपने टच किया तो वो तुरंत बंद हो जाती हैं। इसके पीछे कोई भयंकर वाला साइंस नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि इनकी जो लीव्स होती हैं उनके बेस में जो वाटर होता है वो एक्यूमुलेट होता है, और जैसे ही आप उसे टच करते हो वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कि जो वेन्स होती हैं वो तुरंत जो वाटर है उसे लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से जो बेस एरिया है वो श्रिंक हो जाता है और जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और कुछ टाइम बाद जो वाटर है वो वापस आता है और लीव्स अपने आप ओपन हो जाती हैं। और एक और एग्जांपल है यहाँ पर वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके लीव्स ट्रैप बनकर इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। अगला है फोटोनेस्टी।
प्लांट का मूवमेंट लाइट की इंटेंसिटी के रेस्पॉन्स में होना। और इसका एग्जाम्पल है इवनिंग प्राइम रोज। इसके फ्लावर्स रात में ओपन होते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। सनफ्लावर बर्ड्स ये लाइट इंटेंसिटी के रेस्पॉन्स में अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। और नेक्स्ट है नेक्टिनेस्टी, प्लांट का मूवमेंट दिन और रात की लाइट कंडीशंस की वजह से। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि पी प्लांट, दिन में इसके लीव्स ओपन होते हैं और रात में फोल्ड हो जाते हैं। एक और है यहां पर थर्मोनेस्टी, प्लांट का मूवमेंट टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग। जैसे कि ट्यूलिप फ्लावर्स वार्म टेम्परेचर में ओपन होते हैं और कोल्ड टेम्परेचर में क्लोज हो जाते हैं। और नेक्स्ट है कैमोनेस्टी, प्लांट का मूवमेंट केमिकल स्टिमुलस की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सनड्यू। यहां पर जो इंसेक्ट्स होते हैं जब केमिकल रिलीज करते हैं तो वो केमिकल लीफ के मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं और लीफ इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है। तो ये थे प्लांट के नेस्टिक मूवमेंट्स। अब यहां पर एक क्विक जो है आप डिफरेंशिएशन देख लीजिए किसके बीच, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स के बीच, फिर हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको यहां तक प्लांट्स वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अभी अपने कॉपी पेन डाउन करने का टाइम नहीं आया, अभी उनको फटाफट से दोबारा से तैयार कर लो। अभी चैप्टर जो है वो आगे बचा हुआ है और अब इसमें बारी आती है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। ये एक वाइटल प्रोसेस है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बीच हार्मोनाइजेशन बनाता है ताकि बॉडी एफिशिएंटली काम करे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सके। ये प्रोसेस मेनली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है और ये दोनों सिस्टम मिलकर उसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल्स में यही डिफरेंस है। प्लांट्स के अंदर केवल हार्मोनल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता। लेकिन एनिमल्स के अंदर एक प्रॉपरली वेल बिल्ट नर्वस सिस्टम होता है जो उन्हें प्लांट से काफी हद तक अलग बनाता है। और कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी क्यों है? देखिए, सर्वाइवल के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे डेंजर, फूड या टेम्परेचर चेंजेस को रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है बॉडी सिस्टम्स के इंटरेक्शन के लिए, जैसे डाइजेशन के टाइम एंजाइम्स का सेक्रेशन और मस्कुलर मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेट होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब किस वजह से होता है? ये सब इन्हीं सिस्टम्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस बनाए रखना, यानी कि बैलेंस मेंटेन करना। इंटरनल कोऑर्डिनेशन जैसे बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल और ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना, ये सब इन्हीं सिस्टम्स की हेल्प से होता है। इसीलिए एनिमल्स के अंदर ये सिस्टम इतना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो है रिसेप्टर्स या फिर सेंस ऑर्गन्स। ये वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं और इसके बाद उन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजते हैं ताकि वो इन्हें अच्छे से इंटरप्रेट करके जो इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से निकाल सके और क्या रेस्पॉन्स देना है उसके बारे में तय कर सके। और अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन्स की तो ये मेन 5 तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहले है आईज जो विजन के काम आती हैं, इन्हें फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स जो हियरिंग में काम आते हैं और इन्हें फोनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट नोज स्मेल के लिए होती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। टंग टेस्ट के काम आती है, गस्टेटरी रिसेप्टर है। स्किन ये टच की तरफ जो है रिस्पॉन्स करती है और इसे थर्मो रिसेप्टर भी कहते हैं। अब बारी आती है इफेक्टर्स की। ये वो ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उन्हें फिजिकल एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ये रेस्पॉन्सेस को एग्जीक्यूट करते हैं जो हमारे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इफेक्टर्स को मसल्स और ग्लैंड्स के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। इन दो टर्म्स को जानने के बाद अब बारी आती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है। इसका मेन रोल बॉडी को स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स में रिएक्ट करना और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है। नर्वस सिस्टम का प्राइमरी यूनिट न्यूरॉन होता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका काम सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करना होता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में।
न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो आपके सिग्नल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, तो ये उनको जनरेट और ट्रांसमिट करता है। ये ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है, जो 3 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्पेशलाइज होता है, जिससे ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल को रिसीव करता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है, ताकि वो इसे अच्छे से पढ़कर रिस्पॉन्स दे सके। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जिसके अंदर हम न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। और इसमें सबसे पहला है सेल बॉडी, जिसे सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी का काम न्यूरॉन की बेसिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, जैसे कि न्यूक्लियस, जिसके बारे में आपको पता है, ये जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है और न्यूरॉन की फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करता है। और साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो न्यूरॉन के लिए एनर्जी प्रोडक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के सेल बॉडी से ब्रांच्ड थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा। डेंड्राइट्स का काम दूसरे न्यूरॉन्स या सेंसरी रिसेप्टर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करना होता है। ये सिग्नल्स को सेल बॉडी तक भेजते हैं, जहां से प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है। डेंड्राइट्स ज्यादा से ज्यादा ब्रांच होते हैं, ताकि वो ज्यादातर सिग्नल्स को रिसीव कर सके। नेक्स्ट है एक्सन। एक्सन न्यूरॉन का एक लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट होता है, जो सेल बॉडी से एक्सटेंड करता है। ये अक्सर एक ही लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, या कभी कभी ब्रांच भी हो सकता है। अच्छा, एक्सन का काम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेल बॉडी से एक्सन टर्मिनल्स तक ट्रांसमिट करना होता है। एक्सन की माइलिन शीथ, ये जो फैटी लेयर जो आप देख रहे होंगे, ये यहां पर इन इंपल्सेस को स्पीड अप करती है, और ये प्रोटेक्शन और इंसुलेशन का काम भी करती है। नेक्स्ट है एक्सन टर्मिनल्स, यानी कि नर्व एंडिंग्स। एक्सन टर्मिनल्स एक्सन के एंड पर लोकेटेड होते हैं। ये स्मॉल बल्बुलस स्ट्रक्चर होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन्स या इफेक्टर्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं। एक्सन टर्मिनल्स का काम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है। नोड्स ऑफ रैनवियर, ये एक्सन के बीच में स्मॉल गैप्स होते हैं, जहां पर मेलिन शीथ नहीं होती। ये गैप्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को फास्ट ट्रेवल करने में मदद करते हैं। यहां पर आयन एक्सचेंज होता है, जो सिग्नल कंडक्शन को स्पीड अप करता है। न्यूरॉन के डायग्राम को समझने के बाद अब बारी आती है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, जिसमें सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर टिपिकली लॉन्ग डेंड्राइट्स और शॉर्ट एक्सन्स का होता है। ये न्यूरॉन्स सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये उन्हें वहां तक भेजते हैं। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर यूजुअली शॉर्ट डेंड्राइट्स और लॉन्ग एक्सन्स का होता है। इनका एक्सन मसल्स या ग्लैंड्स तक रीच करता है, जहां पर वो रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को मसल या ग्लैंड्स यानी कि इफेक्टर्स तक भेजना होता है, ताकि बॉडी एक्शन या रेस्पॉन्स परफॉर्म कर सके। ये सिग्नल्स मूवमेंट या ग्लैंडुलर सेक्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। और अब यहां पर बारी आती है इंटर न्यूरॉन्स, जिन्हें रिले न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी। इनका स्ट्रक्चर शॉर्ट डेंड्राइट्स और शॉर्ट एक्सन्स का होता है। ये न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं और इनका काम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स को ट्रांसफर करना होता है। ये न्यूरॉन्स इंटीग्रेशन और डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। जैसे अगर कोई स्टिमुलस आता है तो इंटर न्यूरॉन सिग्नल को प्रोसेस करता है और एप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए उन्हें मोटर न्यूरॉन को भेज देता है। तो बच्चों, आपको यहां तक समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन किस तरीके से आगे जाती है। अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कहां से रिसीव करते हैं? सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं। जो रिसेप्टर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स के जरिए
जो डेंड्राइट्स हैं उस इंफॉर्मेशन को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पर वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सन के थ्रू आगे बढ़ती है और एक्सन के थ्रू आगे बढ़ते हुए वो पहुंचती है एक्सन टर्मिनल्स यानी कि नर्व एंडिंग्स तक और नर्व एंडिंग्स पर कैल्शियम आयंस एंट्री करते हैं जिससे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व एंडिंग्स में स्टोर होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो किस जगह रिलीज होता है? वो रिलीज होता है साइनेप्स। देखो, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे बढ़ता है, यानी वो जो फ्लूइड है वो इस गैप को फिल कर देता है और इसके बाद ये जुड़ता है नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ते ही जो आयंस हैं वो यहां पर फॉर्म होते हैं और इसके बाद जो आयंस हैं वो यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। यानी एक तरीके से अब जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो अब एज अ रिसेप्टर काम कर रहा है। किसके लिए? अगले न्यूरॉन के लिए। और इससे जो इंफॉर्मेशन है वो अगले न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाती है और फिर से वही प्रोसेस जो है वो रिपीट हो जाता है। और जब न्यूरोट्रांसमीटर का काम फिनिश हो जाता है तो एंजाइम्स रीएप्टिक प्रोसेस के थ्रू यहां से इस फ्लूइड को खत्म कर देते हैं, यानी इसे रिमूव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल के लिए जो पाथ है वो क्लियर हो सके। अच्छा, एक और सबसे बड़ी चीज, ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये वन वे होती है। इस गैप की वजह से इंफॉर्मेशन केवल जा सकती है, वापस नहीं आ सकती, यानी इट्स अ वन वे रूट। जो इंफॉर्मेशन है वो केवल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी, उसी से ही वापस नहीं आती। जाने वाले न्यूरॉन अलग होते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर आने वाले न्यूरॉन्स जो हैं वो अलग होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले जो है वो स्टडी कर लिया। तो बच्चों, चैप्टर जो है वो अभी बाकी है, तो अपनी सीट बेल्ट्स को खोलना मत और अपने कॉपी पेन को रखना मत। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये बॉडी के सेंट्रल कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ब्रेन सोचने समझने और डिसीजन लेने का काम करता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये नर्व्स का नेटवर्क होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है। अच्छा, इसके अंदर नर्व्स आती हैं जैसे कि सेंसरी नर्व्स, ये सिग्नल्स को सेंस ऑर्गन्स तक, मोटर नर्व्स, ये सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या ग्लैंड्स तक भेजती हैं ताकि रेस्पॉन्स हो सके। और इसमें एक और तरह की नर्व्स आती हैं जिन्हें बोलते हैं विसरल नर्व्स। ये वो नर्व्स होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। ये नर्व्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं और बॉडी के इनवॉलेंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। अब बारी आती है रिफ्लेक्स एक्शन की। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक और रैपिड रेस्पॉन्स होता है जो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम बिना सोच विचार के कर देता है। ये एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू बहुत ही जल्दी होता है और यूजुअली मसल मूवमेंट या ग्लैंड सेक्रेशन के फॉर्म में होता है। ये रेस्पॉन्स अक्सर उन चीजों पर होता है जो बॉडी को तुरंत डेंजर या डिस्कंफर्ट से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स और क्रेनियल रिफ्लेक्स, जिन्हें हम एग्जांपल्स के जरिए डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले है स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक ऑटोमेटिक और रैपिड रेस्पॉन्स होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू डायरेक्टली होता है, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के। ये है नोट करने वाली बात। जब हम कोई डेंजरस स्टिमुलस, जैसे सपोज करो आपने गर्म तवा छू लिया या कोई बहुत ज्यादा हॉट प्लेट जो है वो टच कर ली, जब आप उसे फील करते हो तो हमारे बॉडी का रिफ्लेक्स जो है वो तुरंत रेस्पॉन्स देता है। अच्छा, अब ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप अपने हाथ को गर्म प्लेट पर रखते हो तो आपके स्किन के रिसेप्टर्स जो गर्म का सेंसेशन डिटेक्ट करते हैं अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स स्पेशली पेन और टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स से जो सिग्नल्स मिलते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक भेजे जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, लेकिन इस केस में सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता,
क्योंकि यहां पर आपको फास्ट रेस्पॉन्स देना है। जब सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल भेजते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत डिसीजन लेता है कि क्या एक्शन लेना है। स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स यानी जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। यहां पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन्स को भेजे जाते हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा मसल्स तक, और यहां पर कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? यहां पर आपकी जो आर्म मसल यानी कि जो बाइसेप मसल्स है ये इन्वॉल्व होगी, और ये अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी जैसे ही आपने किसी गर्म प्लेट को छुआ, आपका हाथ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपने उसको हटा दिया वहां से। यानी आप इतनी जल्दी सोच भी नहीं पाते जितनी जल्दी ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है हो जाता है। अच्छा, यहां पर एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करती है रिसेप्टर से इफेक्टर्स तक, लेकिन कब? रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर। अब बारी आती है सेरिब्रल रिफ्लेक्स की। अच्छा, सेरिब्रल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होते हैं। ये रिफ्लेक्सेस वॉलंटरी एक्शंस के कंपैरिजन में थोड़े ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन उनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। इसे डिटेल में समझने के लिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो हमारी आईज हैं, इनके अंदर प्यूपिल और आइरिस, इनका जो मूवमेंट होता है वो यहां पर समझते हैं। जब आपकी आंखों में ब्राइट लाइट जैसे सनलाइट या फ्लैश लाइट गिरती है तो ये लाइट इंटेंसिटी का चेंज होता है जो हमारे रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। अब लाइट के एक्सपोजर से जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के सेरिब्रम तक भेजे जाते हैं। ब्रेन में लाइट का सिग्नल प्रोसेस होता है और ब्रेन के विजन सेंटर को यह पता चल जाता है कि लाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, और ये सिग्नल्स आइरिस का जो प्यूपिल कंट्रोल करने वाला मसल होता है ना, वहां तक पहुंचते हैं, और वो जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। इससे जो लेस लाइट है वो आंखों में एंटर करती है और आंखों को प्रोटेक्ट जो है वो किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? अब बारी आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ये वो पार्ट है जो इनवॉलेंट्री यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उन एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका काम इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करना होता है, जैसे हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ग्लैंड्स। अगर हम इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बॉडी को स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। जब हमें किसी डेंजर सिचुएशन का सामना करना होता है ना, तो ये सिस्टम बॉडी को एनर्जी देता है या उन्हें को सिग्नल्स देता है, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, प्यूपिल का डायलेट होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डाइजेशन का स्लो होना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट करने के लिए रिलैक्स करता है। ये नॉर्मल कंडीशंस में बॉडी को पीसफुल और बैलेंस रखता है, जैसे कि इसमें हार्ट रेट नॉर्मल हो जाना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाना, डाइजेशन का और ज्यादा इंप्रूव होना, ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। अब नेक्स्ट है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम वो पार्ट है जो वॉलंटरी है, यानी हम अपनी मर्जी से इसे कर सकते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो ये सबसे पहले कॉन्शियस कंट्रोल करता है, मूवमेंट कोऑर्डिनेट करता है और साथ में सेंसरी परसेप्शन देता है, यानी क्या आप देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, ये सब बताता है। अब बारी आती है ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके हर एक पार्ट को डिटेल में समझने की। तो जरा इस डायग्राम पे फटाफट से निगाह मारो। सबसे पहले है फॉर ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस और हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉर ब्रेन को थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी इंक्लूड करते हैं जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर भी सेरिब्रम आता है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और ब्रेन के थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस और वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो लॉजिक और लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और राइट हेमिस्फीयर जो क्रिएटिविटी और अवेयरनेस के लिए होता है। और हर हेमिस्फीयर को लोब्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फ्रंटल लोब जो मूवमेंट, प्लानिंग, रीजनिंग, स्पीच में काम आती है। पैराइटल लोब सेंसरी प्रोसेसिंग जैसे कि टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इसमें होता है। टेम्पोरल लोब हियरिंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीच में काम आता है। और ऑक्यूपेटल लोब
ये विजन में काम आता है। थैलेमस, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक भेजने का काम करता है। सारे सेंसेस, स्मेल को छोड़कर, ये जो सिग्नल्स हैं यहां से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक रिले होते हैं। हाइपोथैलेमस, ये होम्योस्टैसिस यानी बैलेंस को मेंटेन करता है। बॉडी का टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप और इमोशंस को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम भी इसी का होता है। मिड ब्रेन ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हैंडल करता है, जैसे विजन, हियरिंग और मोटर कंट्रोल। हिंड ब्रेन, ये ब्रेन का बैक पार्ट है और ये वाइटल फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट और बैलेंस को कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स और सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लंगाटा ये ब्रेन का लोअर पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग जैसे रिफ्लेक्स एक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। पोन्स, ये ब्रेन के मेडुला और सेरिबेलम के बीच एक ब्रिज का काम करता है, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है और स्लीप और वेक साइकिल में हेल्प करता है। सेरिबेलम ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये मेनली बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मोटर कंट्रोल कैसे, जैसे कि हैंड राइटिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ये इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन के कुछ प्रोटेक्टिव पार्ट्स भी हैं, जैसे कि क्रेनियम ब्रेन की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। मेनिंजेस, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं। जो 3 लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है ड्यूरा मैटर, सबसे टफ आउटर लेयर होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है एरेकोनाइड मैटर, मिडल लेयर जो सॉफ्ट और स्पंजी होती है। और लास्ट है पाई मैटर, इनर लेयर जो ब्रेन के सरफेस के बिल्कुल क्लोज होती है और ब्रेन के वेजल्स को कवर करती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्लियर लिक्विड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच सर्कुलेट करता है। इसका मेन काम ब्रेन को कुशनिंग देना है और नरिशमेंट प्रोवाइड कराना होता है। ये लिक्विड ब्रेन के वेंट्रिकल्स यानी जो हॉलो स्पेसेस होते हैं उनमें भी फिल होता है और प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। अब बारी आती है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ब्रेन और बॉडी के बाकी पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है और स्पाइनल कॉलम के अंदर लोकेटेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन नर्व इंपल्सेस को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक कैरी करना होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा होता है जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर हाउस्ड होता है, जो कि बोन्स का स्टैक होता है जिसमें 33 वर्टेब्रे होते हैं। ये 31 पेयर्स के स्पाइनल नर्व से कनेक्टेड होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सिग्नल भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि सर्वाइकल रीजन नेक के एरिया में, थोरेक रीजन चेस्ट एरिया में, लंबर रीजन लोअर बैक में, सैक्रल रीजन पेल्विक एरिया के नीचे और कॉक्सियल रीजन टेल बोन के पास। स्पाइनल कॉर्ड के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो देखिए ये इंफॉर्मेशन को रिले करता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शंस में हेल्प करता है। स्पाइनल रिफ्लेक्स इसी का ही एग्जांपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के बीच। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हार्मोन्स। ये बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड, रिप्रोडक्शन और इम्यून रिस्पॉन्स। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और बॉडी के स्पेसिफिक टारगेट जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ट्रेवल करते हैं, जहां से ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं या फिर उस पर्टिकुलर एरिया पर इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बॉडी के वो स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये सेक्रेशंस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, जैसे हार्मोनल रेगुलेशन, डाइजेशन, ल्यूब्रिकेशन। ग्लैंड्स 2 मेन टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स
डक्टलेट्स ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड सब्सटेंसेस को डक्ट्स के थ्रू बॉडी के आउटसाइड या स्पेसिफिक इंटरनल कैविटीज तक रिलीज करते हैं। इनका काम डायरेक्ट सेक्रेशन करना होता है। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स जो स्किन पर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लिवर और पेनक्रियाज। अब बारी आती है एंडोक्राइन सिस्टम की। ये बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हार्मोन्स के थ्रू बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इस सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। दोबारा से वही बात, उसके बाद में ये हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। देखिए यहां पर इस डायग्राम में आपको एक एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वो कहां पर मौजूद होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो ब्रेन के बेस में स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस के नीचे जो है प्रेजेंट होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो रिलीज होता है वो है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ये कम रह जाएं तो प्रॉब्लम, ज्यादा बन जाएं तो प्रॉब्लम। अगर ये कम रह जाएंगे तो जो पर्सन है वो ड्वार्फ हो जाएगा, यानी कि जो हाइट उसकी नहीं बढ़ेगी, यानी ग्रोथ कम हो जाएगी। और अगर ये बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएं तो आप जॉइंट की तरह बहुत बड़े हो सकते हो। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो नेक के फ्रंट पार्ट में विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये ग्लैंड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन थायराइड हार्मोन्स जो कि T3 एंड T4 के नाम से हैं का प्रोडक्शन और सेक्रेशन होता है। अच्छा, जो बॉडी के ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन और फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन बन रहा है, जो थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन बन रहा है, उसके प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी है आयोडीन। आयोडीन अगर आप नहीं खाओगे तो बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी है गॉइटर। अब बात करेंगे इस ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स की, जैसे कि T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है ट्राइओडोथायरोनाइन यानी कि T3। ये हार्मोन भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और T4 से ज्यादा एक्टिव होता है। T3 और T4 दोनों बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन और टेम्परेचर और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो कैल्सिटोनिन बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट करने का काम करता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के पीछे नेक एरिया में लोकेटेड होते हैं। इनके यूजली 4 ग्लैंड्स होते हैं, 2 ईच साइड यानी कि दोनों तरफ। पैराथायराइड ग्लैंड्स का मेन फंक्शन कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करना होता है, जो बोन्स, मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें जो मेन हार्मोन निकलता है वो है पैराथायराइड हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है और बोन से कैल्शियम रिलीज करने, किडनीज में कैल्शियम रिटेंशन बढ़ाने और इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है बोन्स और टीथ के लिए। अब नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। ये ग्लैंड चेस्ट के सेंटर में हार्ट के ऊपर लोकेटेड होता है। ये ग्लैंड स्पेशली इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टी सेल्स यानी कि जो इम्यून सेल्स होते हैं की मैच्योरिटी और डेवलपमेंट में मदद करता है। ये ग्लैंड बचपन में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और एज के साथ धीरे धीरे श्रिंक हो जाते हैं। थाइमस का प्राइमरी फंक्शन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और इसके अंदर जो बेसिकली मेन हार्मोन है वो है थाइमोसिन। ये हार्मोन टी सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। ये एक डुअल फंक्शन ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन फंक्शंस दोनों करता है। ये ग्लैंड एब्डोमेन के पीछे हिस्से में होते हैं, स्टमक के नीचे और इंटेस्टाइन्स के आसपास। अच्छा, एंडोक्राइन फंक्शन के तौर पर ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि इंसुलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है और ग्लूकागोन जो ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है।
और एक्सोक्राइन के फंक्शन के तौर पर ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स छोटे ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं जो किडनीज के ऊपर लोकेटेड होते हैं। ये ग्लैंड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला में डिवाइडेड होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स का रोल बॉडी के स्ट्रेस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करना और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है। अब इनके अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जरा उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है एड्रेनलिन हार्मोन, स्ट्रेस रेस्पॉन्स में हेल्प करता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और बॉडी को स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। एल्डोस्टेरॉन, ये हार्मोन सॉल्ट बैलेंस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है टेस्टिकल्स यानी टेस्टिस। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं और इनका मेन फंक्शन स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन है। अब हम बात करते हैं जिसका जो मेन हार्मोन जो सेक्रेट करता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है, लाइक बियर्ड का आना, मसल मास, फेशियल हेयर्स, बहुत सारी चीजें, वॉइस का डीप होना। और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एक्सोक्राइन के तौर पर ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स और एंडोक्राइन के तौर पर ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है ओवरीज। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है। ओवरीज का मेन फंक्शंस एग को प्रोड्यूस करना और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सेक्रेशन है। ये भी दो तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एज एन एक्सोक्राइन ये प्रोड्यूस करता है एग और एज एन एंडोक्राइन ये दो मेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें सबसे पहला है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वॉइस का धीमा होना या जो फेशियल हेयर्स की ग्रोथ का ना होना, ये सब होता है। और नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और यूट्रस लाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बच्चों इतना सब होने के बाद में बारी आती है फीडबैक मैकेनिज्म की। यहां तक बने रहो, लास्ट टॉपिक है बस। फीडबैक मैकेनिज्म एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए आउटपुट को मॉनिटर करती है और उसके बेसिस पर अपने प्रोसेस को एडजस्ट करती है। यह मैकेनिज्म बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखती है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भले ही बदल रहा हो। अब फीडबैक मैकेनिज्म भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव की। इसमें एक प्रोसेस का रिजल्ट दूसरे प्रोसेस को और ज्यादा प्रमोट करता है, यानी जब एक चेंज होता है तो वो चेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। ये मैकेनिज्म यूजुअली बॉडी में इंटेंस शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेस के लिए होता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन भी बढ़ता जाता है और यह प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। और नेगेटिव फीडबैक, इसमें एक प्रोसेस का रिजल्ट दूसरे प्रोसेस को रिवर्स करता है, यानी अगर कोई चेंज होता है तो बॉडी उस चेंज को वापस नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करती है। यह मैकेनिज्म बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना, हार्मोन्स को रेगुलेट करना। क्लियर? एग्जांपल जैसे कि ब्लड शुगर रेगुलेशन में जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है जो ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसफर करके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लेवल पर ले आता है। अगर ब्लड शुगर लेवल लो होता है तो ग्लूकागोन जो है वो रिलीज होता है, जो कि लिवर से ग्लूकोज रिलीज करवाता है और ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पर ले आता है। तो आपको समझ में आया कि फीडबैक मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चों इसी के साथ आप अपनी सीट बेल्ट अब खोल सकते हो। आपका डेस्टिनेशन जो है वो आ गया, यानी चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब जल्दी से इसे अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर देना।